कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 जो हरिमोहन सक्सेना है उसकी पुस्तक की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ये जो पुस्तक है कक्षा 9 की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, पिछले सत्र में ये पुस्तकें हैं वो चलती थी। राजस्थान से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपकी कक्षा 9, 10, 11 और 12 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उनमें दिए गए हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9 की, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को। पहले चैप्टर पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिस स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ना है वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठे साथ, और चैप्टर पढ़ने के बाद में आंकलन कीजिएगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर आपके सामने है स्टूडेंट, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा चैप्टर है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। चौथा चैप्टर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन, जल संरक्षण आज की आवश्यकता। पहले चैप्टर से हम इस पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं और पहला चैप्टर है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की क्या दी है, आहुति दी है। राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के क्या है, प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमा तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों, उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में ये सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोक परक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है। कालीबंगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर में, बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर सिक्कर जैसे अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्ट है कि बागोर है वो मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करता है। ये फैक्ट आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस फैक्ट को नोट कर लीजिए। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़ गणेश्वर जैसे प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती, दृष्टद्वती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की क्या रही हैं, शरण स्थली रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आर्य बस्तियां कालांतर में दो आब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः है इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ होगा। महाभारत तथा पौराणिक कथाओं में प्रतीत होता है कि जंगल
बीकानेर। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन फैक्ट को नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जंगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता था, तो जंगल प्रदेश में बीकानेर। मरुकांतर मारवाड़ के लिए, आदि भागों में बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। ये फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि कृष्ण हैं वो कौन सी शाखा से संबंधित थे, तो यादव शाखा से। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद यानी जो आर्य सभ्यता थी उसके बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सीवी तथा अर्जुनायन जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई। ये तीन जातियाँ हैं, मालव, सीवी तथा अर्जुनायन। ये जातियां हैं, ये साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, जो अन्य जातियों के साथ कहाँ आई थी, राजस्थान में। सुविधा के अनुसार यहीं बस गई। इनमें भरतपुर का राजनय और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का शालव जनपद प्रमुख है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। यह फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए क्या रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रा दमन के लेख से क्या होता है, स्पष्ट होता है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, काफी प्रचार था। परंतु योद्धे तथा मालवों की यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा। गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अनंततः छठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जो फैक्ट आपके सामने आएंगे स्टूडेंट, ये जो फैक्ट है, ये जो चैप्टर का भाग है स्टूडेंट, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं आप उनको नोट करते जाइएगा। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों की प्रभाव की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांगद तालाब मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनाया गया था। ये फैक्ट आपको कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस फैक्ट को आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब किसने बनवाया था, तो मौर्य राजा चित्रांगद ने। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला, जिनमें माहेश्वर, भीमभोज और मान ये चार नाम क्रमशः दिए गए हैं। कोटा के निकट कणसवा यानी कंसवा के शिवालय से 795 विक्रमी संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। ये फैक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह के फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गोहिल, सांबर के चौहान, अजमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि छठी शताब्दी में मंडोर के प्रतिहारों का राज्य था। ये फैक्ट आपको काफ़ी बार पूछा गया है कि मंडोर के आसपास किसका राज्य था, प्रतिहारों का, और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई थी।
5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गोहिलों का शासन स्थापित हो गया था। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए थे। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु कहीं कहीं विघटन होता रहा। यहाँ से आपको आपकी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट कि जो वर्तमान राजस्थान है इसके लिए पहले किस नाम का प्रयोग मिलता है। तो वर्तमान राजस्थान के पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। ये फैक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता था। तो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। वर्तमान अजमेर और नागौर का जो मध्य भाग है वो क्या कहलाता था, शपाद लक्ष्य। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है। बीकानेर के राजा स्वयं को क्या कहते थे, जंगलधर बादशाह कहते थे। जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश, पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत थे। सूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि सूरसेन राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी मथुरा। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ। ये जो फैक्ट हैं ये आपको आपके एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए कि सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, मत्स्य जो राज्य या जनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर, कुरु राज्य की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट कि उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था, शिव था, जिसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका या मंझिमिका को क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा है, जिस कारण इसे मेदपाट अथवा प्रागवाट भी कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था, गुजर। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। सिरोही के हिस्से को अरबुद यानी आबूदेश कहा जाता था। जैसलमेर को मांड, कोटा बूंदी को हाड़ौती कहा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। तो देखिए स्टूडेंट, ये जितना भी पैराग्राफ आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि अरबुद या आबुद प्रदेश है वो किसके अंतर्गत आता था। मांड प्रदेश स्थान के लिए प्रयुक्त होता था। कोटा बूंदी को क्या कहा जाता था, तो ये हाड़ौती, मांड या वागड़, ये जो नाम है इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ था। इसी प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध ही नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। ये फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया है, आगे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किया था राजपूताना। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये जो बुक है ये आपको पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में पूछी गई है कि एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है, तो कर्नल जेम्स टोड की। कब लिखी थी, 1829 में। इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम क्या स्वीकार किया गया, राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अब आती हैं प्राचीन सभ्यताएं। आपके ये जो सभ्यताएं हैं वो अगर आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी सभ्यताएं हैं वो पहली ही यूनिट में ये टॉपिक दिए जाते हैं। तो आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, उसके क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित साक्ष्य क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदी अथवा उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे क्या हैं, प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवपाषाण युग है।
आज से हजारों वर्षों पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियां की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियां की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति का अच्छा प्रकाश पड़ा है। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन जो तकनीकी है उसको खोजा गया है या उसकी उन्नति के बारे में पता लगा है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का क्या हुआ, ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समय अंतर में जब तांबा और पित्तल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु के बने उपकरणों से अपने कार्य अच्छी तरह से करने लग गया। ये तो परिचय था स्टूडेंट। अब आ रहा है कालीबंगा, यानी ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में जो जानकारी दी गई है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आप कालीबंगा जो सभ्यता है इसे अच्छी तरीके से यहाँ देख लीजिए। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट, कि जो कालीबंगा है वो वर्तमान में कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। सरस्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईस्वा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें पूर्वी टीला है वो नगर टीला, जहाँ से साधारण बस्ती के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। ये फैक्ट ऐसा का ऐसा आपको क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम में पूछ लिया गया था स्टूडेंट, तो इस फैक्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं, यानी कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिले हैं, हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिले हैं और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन जो स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो संसार में प्राचीनतम है। कितनी ही बार एग्जाम में ये फैक्ट है वो आपको पूछ लिया गया है कि जुटे हुए खेत के प्रमाण वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। ये पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के स्थल हैं जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी। इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां, कूड़ा डालने में के मिट्टी के बर्तन, नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है जो प्राचीनतम काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदिकाओं के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सिंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ से आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और औजार हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। ये फैक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 3 समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। दुर्भाग्यवंश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं।